हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास 8 का जो ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर है, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज का पार्ट 1 में हमने सारे मिनरल्स का कवर कर लिया था। इस चैप्टर में हम लोग पावर रिसोर्सेज के बारे में कवर करने वाले हैं। और आप सबको थोड़ी ना वॉइसेस आती होगी, वो बैकग्राउंड की वॉइस आती है। अभी मैं उसको मैं मना तो नहीं कर सकती उसको बंद करने में, लेकिन मैं मैक्सिमम ट्राई करती हूँ कि आवाज़ें नहीं है, लेकिन अगर आती है तो प्लीज़ मुझे सॉरी आई एम। तो पावर रिसोर्सेज का ये तो सिर्फ एक कहानी है, ये आप खुद से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो जो पावर है वो हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो हमें एग्रीकल्चर पावर, हमें इंडस्ट्री में मदद करते हैं, एग्रीकल्चर में, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और फॉर डिफेंस है। पावर रिसोर्सेज में भी ब्रॉडली कैटेगराइज एज कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। तो एक होता है कन्वेंशनल और फिर होता है नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब होता है कि जो पहले जमाने से बहुत समय तक यूज किया जा रहा है, विच हैव बीन कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब पहले से बहुत जमाने से यूज किया जा रहा है, तो उसको हम लोग कन्वेंशनल सोर्सेज बोलते हैं। एक तो होता है फायरवुड और एक फॉसिल फ्यूल्स, इसके दो होते हैं। फायरवुड का मतलब होता है लकड़ी जो होती है ना, उसको हम लोग फायरवुड बोलते हैं। और फिर जो फॉसिल फ्यूल तो आपको पता है, जिससे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बनता है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखने वाले। तो जो फायरवुड के जो उसमें क्या बोला है कि आपको पता है कि अभी तो कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए यूज किया जाता है। पहले तो कुकिंग के लिए यूज किया जाता है, अभी तो मना हो गया क्योंकि अभी तो वो चूल्हे वगैरह आ गए। लेकिन पहले तो लोग जो होते हैं लकड़ी से ही काम चलाते थे। और अभी आपको पता होगा कि जो सर्दी का मौसम होता है तो सब लोग ऐसे बाहर आ जाते हैं, खाना खाने के बाद रात को बाहर आके आग जलाते और फिर उसको लेते हैं। आग को ऐसे से अपने ऐसे गर्मी लगती है तो अच्छा लगता है। तो हमारे जो 50% जो विलेज है, हमारे जो विलेजेस थे, वो अभी भी फायरवुड से ही सब कुछ काम चलाते हैं। Remains of for plants and animals which were buried under the earth for millions of years ago get converted by the heat and pressure into fossil fuels। तो जो रिमेन्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, जब डेड हो जाती है तो तब उनके रिमेन्स कुछ बच जाते हैं, और उस बचने से क्या होता है, वो नीचे दब जाते हैं अर्थ के अंदर, और जब हीट पड़ता है उनके ऊपर तो वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो पता चल गया फॉसिल फ्यूल क्या होता है। जो फॉसिल फ्यूल के एग्जाम्पल हो गए कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस, तो उनके बारे में भी हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। द रिजर्वेशन ऑफ दिस मिनरल्स आर लिमिटेड। तो जो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का जो यूज है लिमिटेड है, अगर हम लोग इनका ज़्यादा यूज करेंगे तो ऐसे बहुत सारे चांसेस है कि वो एग्जिस्ट हो जाए। एग्जिस्ट का मतलब होता है खत्म हो जाए। तो जितना कम हो उतना हमें कम यूज करना चाहिए। तो अभी हम लोग कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे। तो सॉरी, तो आपका एक चैप्टर है 8th में ही साइंस में, एक कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस। उसका भी अगर आपको डिफिकल्ट लगता है उस चैप्टर में तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं, मैंने बना के रख दिया। तो जो कोल है, इज दिस इज द मोस्ट एबंडेंटली फाउंड फ्यूज फॉसिल फ्यूल। तो एबंडेंटली का मतलब होता है कि सबसे यूज किया, बहुत ज्यादा फाउंड किया जाता है इस फॉसिल फ्यूल को। ये क्या होता है, इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। इससे क्या होता है, आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए होता है, जो स्टील होता है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए होता है, बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए होता है। और फिर देखो, जब हम कोल को जलाते हैं तो उसमें स्टीम प्रोड्यूस होता है। जब हम लोग कोल को जलाते हैं तो तब एक कुछ निकलता है जिसको हम लोग थर्मल पावर बोलते हैं, और थर्मल पावर से ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। हमें ये स्टीम है, जिसका मतलब होता है कि जो रेलवे स्टेशन में जो ट्रेन होता है, आपने देखा होगा जब भी वो चलती है तो वो धुआं धुआं निकलता रहता है। क्यों निकलता है? कोल की वजह से ही निकलता है। कोल को जलाया जाता है, इससे वो स्टीम प्रोड्यूस करके चलता है। द कोल विच वी आर यूजिंग टुडे was formed millions of years ago when giant fians and swamps got buried under the layers of earth। The coal is therefore refers to as buried sunshine। तो जो कोल का फॉर्म हुआ था जब मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जब बड़े बड़े जो नदियाँ थी, उससे नदी फंड्स और स्लम्स का मतलब है जो तालाबें थी, जब वो डूब गए अंदर तो जब उसमें हाई प्रेशर पड़ा और हाई प्रेशर से कोल फॉर्म हुआ, तो उसको बोरिड सनशाइन भी बोला जाता है। देखो, सनशाइन इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो नदियां है, उसके ऊपर वो सनशाइन पड़ती है, सूरज की रोशनी बोल पड़ती है, इसलिए इसको बोरिड, बरिड का मतलब होता है दबा हुआ, सनशाइन का मतलब होता है रोशनी, तो दबा हुआ रोशनी। द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर, कौन कौन से ऐसे कंट्री होते हैं जो कोल प्रोड्यूस करते हैं, वो चाइना, यूएसए, जर्मनी, रसिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस। जो जो इंडिया में कौन कौन सी जगह, रानीगंज,
जारिया, धानबद, बोकारो, इन झारखंड, तो झारखंड वाले पार्ट में ज़्यादा कोल मिलता है। तो आपको पता होगा कि हम लोग कौन से अपने स्टेट को, हमारे कौन से स्टेट को कोल प्रोड्यूसर स्टेट बोला जाता है, तो वो है झारखंड। कोल जो है वो सबसे ज़्यादा झारखंड में ही मिलता है, ठीक है। तो अभी हमारा है पेट्रोलियम, तो यहाँ पे हमें कुछ वर्ड ओरिजिन का बताया गया कि जो पेट्रोलियम एक लैटिन वर्ड है, पेट्रा का मतलब होता है रॉक, ऑलियम का मतलब होता है ऑयल, तो इसका पूरा नाम हो गया रॉक ऑयल, तो लेकिन इसको बुलाया जाता है पेट्रोलियम। तो आपको पता होगा कि आप अपने कार में पेट्रोल डलाते चलाने के लिए, बड़े बड़े ट्रक्स में डीजल चलाते डालते हो, तो ये सब कुछ पेट्रोलियम से, एक ब्लैक लिक्विड होता है जिसको हम लोग पेट्रोलियम बोलते हैं। ये भी जो रॉक्स की जो लेयर्स है हमें फाउंड मिलते हैं, इसको ड्रिल किया जाता है, ड्रिलिंग वाले प्रोसेस से इसको निकाला जाता है। वो ड्रिलिंग वाला प्रोसेस क्या है वो मैंने पिछले पार्ट वन में बता दिया है कि क्या होता है, ठीक है। तो पार्ट वन में मैंने बता दिया है, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। दिस इज सेंड टू, फिर देखो जो ड्रिल करके निकाला गया, और वो जो ब्लैक कलर का होगा उसको हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको रिफाइनर्स में भेजा जाता है, मतलब एक ऐसे कंपनी में भेजा जाता है जहाँ पे उसको ठीक करके देते, उसके जो भी पॉल्यूटेंट्स, उसमें जो भी गंदे मटेरियल्स है उसको निकाला जाता है, और वो बहुत सारे फिर प्रोड्यूस करता है। कौन कौन सी चीज़ें, डीजल, पेट्रोल, किरोसिन, वैक्स और लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट्स का मतलब होता है कि जो फ्रिक्शन को कम करता है, तो उसको लुब्रिकेंट्स ऑयल बोलते हैं। ये हमने फ्रिक्शन वाला जो चैप्टर है साइंस का उसके बारे में, तो देखो आपके जो भी एनसीईआरटी बुक्स है ना एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लुब्रिकेंट्स आए, फिर उसके बाद कोल, पेट्रोलियम, ये भी साइंस के है, तो ये थोड़े से कनेक्टेड होते हैं। तो पेट्रोलियम को हम लोग ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, तो कोल को क्या हम लोग बोलते हैं, बरीड सनसाइन, इसको हम लोग ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, क्योंकि जब इसको हम लोग ड्रिलिंग करके निकालते हैं ये ब्लैक कलर का होता है, और ये वैल्यूएबल है, इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है और पैसे दाम होता है ना, आप लोग देखते होंगे कि टीवी में से दिखाया जाता है न्यूज़ में कि पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया, वो बढ़ गया, तो वैसे ही। तो अभी हमारा है दिस, ये पेट्रोलियम मतलब कौन कौन से कंट्री है जहाँ पे पेट्रोलियम ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, वो ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कातर। जो अदर कौन कौन से हो गए, यूएसए, रसिया, वेनेजुला, अल्जीरिया। तो इंडिया में हो गए दिग्बोय, असम, फिर बम्बई हाईवे, तो डेल्टा से कृष्णा गोदावरी। आप दूसरे देशों का नाम याद मत कीजिए, लेकिन इंडिया का याद कर लेना, एक तो दिग्बोय, बम्बई, और फिर जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा। अभी देखो नेचुरल गैस को भी ड्रिलिंग करके ही निकाला जाता है, तो नेचुरल गैस पेट्रोलियम के साथ मिलता है। जब जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल का मतलब है कि पेट्रोलियम का ही होता है, जब उसको रिफाइन नहीं करके हम लोग आते हैं तो तो हम लोगों को नेचुरल गैस मिलता है, और वो हम लोगों के इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिकेटेड फ्यूल फ्यूल होता है। कौन कौन से जगह में होता है, रशिया, नॉर्वे, यूके, नेदरलैंड्स होता है। इन इंडिया जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो जैसलमेर पर जो इंडिया कृष्णा गोदावरी डेल्टा है, त्रिपुरा, ठीक है। द शार्प लिंकेशन of consumption of fossil fuels has lead to the depletion at an alarming use। तो हम लोग जितना इन फॉसिल फ्यूल्स का यूज बढ़ाते जा रहे हैं, हम लोग कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस का ज़्यादा यूज करते जा रहे हैं, तो वैसे ही क्या होता जा रहा है, इनका डिप्लेशन, मतलब जो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस का कम होते जा रहा है, ठीक है। और जो टॉक्सिक्स निकलते हैं, मतलब जो कोल, पेट्रोलियम को रिफाइनिंग करते हुए जो टॉक्सिक मतलब होता है कि जो चीज़ें निकलते हैं वो हमारे लिए हार्म होती है, इससे पॉल्यूशन भी होता है, तो इसलिए हम लोग जितना कम उतना कम यूज़ करें, तो इसलिए अब एनर्जी भी बहुत एनर्जी भी निकलती है, तो इसलिए हम लोग को कम यूज़ करना चाहिए। तो अभी हमारा है हाइडल पावर। तो आपको पता नॉर्वे एक ऐसा फर्स्ट कंट्री था जिसने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पहले डेवलप की थी। अभी हाइड्रो पावर, हाइडल पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सेम ही है, पावर और इलेक्ट्रिसिटी सेम ही। तो अभी हम लोग देखते हैं, rainwater or river water stored in dams is made to be fall from heights. The falling water flows through pipes inside the dam over turbine blades placed at the bottom of the dam. The moving blades then turn the generator to produce electricity. This is called hydroelectricity. The water discharged after the generation of electricity is used for irrigation. One fourth of the world electricity is produced by hydropower. The leading producer of hydropower in the world are Paraguay, Norway, Brazil, and China. Some important hydropower stations in India are Bhakra Nangal, Gandhi Sagar, Nagar, Suna Sagar, एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स। अभी मैंने पूरा पढ़ तो दिया, अभी मैं समझा भी देती। देखो जो रेन वाटर को जब कलेक्ट किया जाता है, जो बारिश होती है उसको कलेक्ट किया
जाता है, फिर उसको किस डैम्स में स्टोर किया जाता है, फिर उसको ना जो पानी कलेक्ट किया जाता है उसको नीचे गिराया जाता है। नीचे गिराने से क्या होता है, वो एक पाइप होता है और पाइप में से उसका टरबाइन होता है। टरबाइन देखो ये वाला आपको दिख रहा है ना, ये जो ब्लेड घूम रहा है, तो वहाँ पे जनरेटर लगा होता है। जैसे ही जो पानी उस जो टरबाइन में आएगा तो जनरेटर ऑन होगा और इससे जो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाएगा। तो हमारा जो 1/4 ऑफ द वर्ल्ड है, हमारा जो आधा वर्ल्ड है, वो हाइडल पावर से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अभी देखो जो पानी मतलब पानी ऐसे टरबाइन में घूम रहा था, वो पानी तो वेस्ट जाएगा, लेकिन वो वेस्ट नहीं जाता, उसको हम लोग इरिगेशन के लिए बाद में यूज कर सकते हैं। तो जो कौन कौन से ऐसे कंट्री है जो हाइडल पावर के यूज होता है, पैरोगिया, नॉर्वे, ब्राजील एंड चाइना। तो और कौन कौन से इंपॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन है, वो इंडिया में बकरा नंगल, गांधी सागर, नगर अर्जुना सागर और दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अभी हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, लेकिन ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सबको एक एक टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पे ऊपर एक कन्वेंशनल रिसोर्सेज का एक टेबल दिया गया, तो वो हम लोग कर लेते हैं। हाँ देखो ये वाला दिया है, तो ये सब कुछ कन्वेंशनल रिसोर्सेज सोर्सेज के हैं। तो चलिए, तो देखो ऑयल जो है, नेचुरल गैस की ऑयल की क्या एडवांटेज है, इजी ट्रांसपोर्ट, हम लोग जो ऑयल इजियर से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसका बेसिक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री मतलब बहुत ही इजी है। फिर नेचुरल गैस का क्या एडवांटेज है कि वो इजी ट्रांसपोर्ट करने के लिए है, ऑयल से क्लियर है नेचुरल गैस, फिर चीपर भी है, ऑयल से सस्ता भी है। लेकिन इन दोनों के डिसएडवांटेज ये है कि ये क्या होता है, जब इनको मतलब रिलीज किया जाता है तो ऑक्सीजन के डिप्लीशन मतलब ऑक्सीजन कम हो जाता है। एसिड रेन में क्या होता है, पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं। नहीं मतलब जो ऑयल और जो नेचुरल गैस में रिफाइनिंग करते हुए जो पॉल्यूटेंट्स मतलब उसमें जो केमिकल्स निकलते हैं, वो एसिड रेन होता है। एसिड रेन सबसे बुरा खतरनाक बारिश होता है। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फॉयल इज नॉट इजी, मतलब जिस प्रकार से इसको बनाया जाता है वो भी बहुत ही ईजी नहीं है। अभी फायरवुड की एडवांटेज है कि उसको ईजी से हम लोग उसको मिल सकते हैं, ईजी एसेस का मतलब ईजिली मिल सकता है, बहुत सारा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं लोग, बहुत सारे लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसको कलेक्शन करने में बहुत टाइम लगता है। आपको पता है लकड़ी को ढूंढने में जंगल जाते हैं और बहुत टाइम जाता है। पॉल्यूशन भी क्रिएट करता है, आग जलाने के बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इंक्रीज करने से हमारी जो धरती है वो गर्म हो जाता है। डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है लकड़ी जो ऑब्वियसली फॉरेस्ट तो आएगी, तो फॉरेस्ट को तो पेड़ उसको काटना पड़ेगा, तो इसलिए ये भी उसके डिसएडवांटेज है। कोल क्या हो गया कि एक्सटेंसिवली अवेलेबल, मतलब हमें वो मिल सकता है। एफिशिएंट कन्वर्जन, इलेक्ट्रिसिटी इजिली प्रोड्यूस किया जाता है कोल के थ्रू, जो थर्मल पावर प्रोड्यूस करके। डिसएडवांटेज है कि पॉल्यूशन क्रिएट करता है, बल्कि टू ट्रांसफर बहुत डिफिकल्ट होता है ट्रांसफर करते वक्त। फिर हाइडल पावर होता है, इसका एडवांटेज होता है नॉन पॉल्यूटिंग, पॉल्यूशन नहीं करता है। प्रमोट्स इरिगेशन एंड फिशिंग, मतलब इरिगेशन इजीली हो सकता है, इरिगेशन के लिए पानी प्रोवाइड करता है। सस्ता होता है, लेकिन इसमें क्या होता है अभी डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है बहुत सारी लोकल कम्युनिटी से। और फिर लो लाइंग रीजन में ज़्यादा होता है, और एक्सपेंसिव टू सेट, मतलब हाइडल पावर को ऐसे डैम बनाने में बहुत सारे पैसे लगते हैं। तो इसलिए ये डिसएडवांटेज और एडवांटेज है, ये जो भी हमने कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी पढ़ा। तो अभी हम लोग नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आपको कोई भी डिफिकल्ट नहीं होगा पार्ट ढूंढने में, मैं जो लिंक है वो भी प्रोवाइड कर दूंगी पिछले पार्ट का भी, और जो नेक्स्ट पार्ट जो मैं बनाऊंगी वो भी मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगी कमेंट बॉक्स में, तो ज़रूर देख लेना। तो थैंक यू।